नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली केरला स्टोरी के बैन को लेके मद्रास हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बोला जाता है कि केरला स्टोरी के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो मिसरिप्रेजेंटेटेड हैं और पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर बैन लगाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट का एक लॉजिक तो यह है कि ऑलरेडी इस प्रकार की पिटीशंस केरला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट यहां पे बोल रहा है कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे आए हो। एंड टाइम पे आने का क्या मतलब हुआ? देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है फ्राइडे और आज ही ये पर्टिकुलर मूवी रिलीज हो रही है। तो मूवी रिलीज होने के जस्ट एक दिन पहले आके आप यहां पे पिटीशन डाल रहे हो। अगर आप थोड़ा पहले पिटीशन डालते, 10-15 दिन पहले तमिलनाडु के हाई कोर्ट में, तो हम ओवरऑल डायरेक्शंस देते, किसी को CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास भेजते, उस पर्टिकुलर मूवी को देखते और देखने के बाद कुछ डिसीजन लेते। फिर यहां पे मद्रास हाईकोर्ट के जजेस ने पिटिशनर से यह भी बोला कि आपने खुद पर्टिकुलर मूवी नहीं देखी है, तो किस बेसिस पे आप ओवरऑल इसको बैन करवा रहे हो। तो यहां पे जो पिटिशनर्स ने बोला कि सर बेसिस बहुत प्रॉपर है। पिटिशनर्स का बोलना और ये बात केरला की पॉलिटिकल क्लास का भी बोलना है, चाहे वो इस समय पे पिनराई विजयन साहब हो जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर है, चाहे उनके अगेंस्ट में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस की जो आप कह लो अपोजिशन है, कांग्रेस लेड अपोजिशन, उनका भी यही बोलना है कि दिस इज बेसिकली अ प्रोपेगेंडा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल इस पर्टिकुलर मूवी के थ्रू अपना वेट शेयर बढ़ाना है केरला के अंदर। और जो भी यहाँ पे फैक्ट्स दिखाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, यहाँ पे ये बोला गया कि जब पहले टीजर रिलीज हुआ इस पर्टिकुलर मूवी का, तो उसमें ये क्लेम किया गया कि 32,000 ओवरऑल जो कन्वर्टेड गर्ल्स थी वो गई अफगानिस्तान में आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए। बाद में ओवरऑल उस 32,000 वाले फैक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया और कोई भी प्रॉपर रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की या होम मिनिस्ट्री की नहीं है जहां पे ओवरऑल ये डॉक्यूमेंटेड हो कि यहाँ पे 32,000 लड़कियां एक्चुअली में गई हैं कन्वर्ट होने के बाद कहां पे, अफगानिस्तान में आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए। सुदीप्तो सेन जो ओवरऑल फिल्म के निर्माता हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 2010 में केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ओमान चंडी ने केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जिसमें बोला गया था कि हर साल केरला के अंदर 2800 से 3200 औरतों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। तो अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 30 से 32,000 लेडीज हो जाती हैं। बट ये जो डाटा अगर ओमान चंदी का मान भी लिया जाए, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में जब मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज को पढ़ा तो इंडियन एक्सप्रेस वालों ने बोला है कि ओमान चंदी द्वारा सबमिटेड ऐसी कोई भी रिपोर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम अभी के लिए एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ओमान चंदी वाले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके इस पर्टिकुलर ट्रेलर में भी एक डायलॉग है, क्योंकि मूवी तो अभी मैंने भी नहीं देखी, मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं इस लेक्चर को। तो बेसिकली सुदीप्तो सेन और मूवी क्या क्लेम करती है कि ओवरऑल 30,000 से ज्यादा लेडीज हैं जिनको कन्वर्ट करने के बाद लेके जाया गया कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए। ओमान चंदी का अगर जो 2010 वाला कोई सबमिशन मान भी लिया जाए, जो कि अभी वो डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बातचीत होगी, ओमान चंदी से पूछा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को अगर सच मारे तो ये बोल सकते हैं कि पिछले 10 सालों में ओवरऑल 30,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है इन इस्लाम, अगर उसको सच माना जाए। हालांकि जो पिटिशनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ये भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब इसका कोई ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर प्रूफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर्टिकुलर केरला स्टोरी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट में तो एक पिटीशन ये भी बोलती है कि भाई कम से कम मूवी में फिक्शन का वर्क तो लिखवा दीजिए। इस पर्टिकुलर मूवी में लिखा है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, मतलब पर्टिकुलरली मूवी का ट्रेलर ये क्लेम करता है कि ये जो पर्टिकुलर फिल्म है वो रियल इवेंट्स पर आधारित है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी वो क्या बोल रही थी कि कम से कम इसको फिक्शन का तो करवा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत अलग अलग तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि अगर AR रहमान साहब की एक ट्वीट देखो तो यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो ट्वीट की है। उस वीडियो के अंदर आपको नजर आएगा कि केरला की एक मस्जिद के अंदर एक हिंदू कपल की शादी हो रही है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी एक केरला स्टोरी है जिसको आप नहीं दिखा रहे हो। देखिए, डेफिनेटली दोस्तों, हर धर्म में पीसफुल चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि शांति और सद्भावना का रास्ता दिखाती हैं। तो बेसिकली AR रहमान साहब यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी को मत तोड़िए, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हैं, चाहे वो शशि थरूर साहब हो, चाहे वो पिनराई विजयन साहब हो, जिन पॉलिटिशियंस का ओरिजिन केरला से, और इनका साफ साफ बोलना है कि संघ परिवार और ये बीजेपी का एजेंडा है ओवरऑल केरला के अंदर क्रिश्चियंस और हिंदूज को मोबिलाइज करने के लिए। हालांकि कुछ इंडिविजुअल हिंदू वुमेन जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया, उनके भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है ये एक्चुअल में एक फैक्ट है। कन्वर्जन तो देखिए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस समय पे काबुल की जेलों में वो लेडीज एक्चुअली में बंद हैं।
जो अपने हस्बैंड के साथ आईसिस के लिए लड़ने के लिए गई थी। उनके हस्बैंड तो शहीद हो गए आईसिस के लिए, लेकिन वो जेल में बंद है और भारत सरकार उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में लेडीज वहां पे गई, कन्वर्ट होकर लेडीज वहां पे गई हैं, मुस्लिम लेडीज भी गई हैं, जो क्रिश्चियन और हिंदू लेडीज हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुई है वो भी वहां पे लड़ने के लिए गई हैं। हाँ, किस तादाद में गई हैं, किस एग्जैक्ट नंबर्स में गई हैं, इन एग्जैक्ट नंबर्स को लेके अभी के लिए कोई प्रूफ है नहीं। अगर आप यहां पे कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखो तो एज ऑफ नवंबर 2020 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स एफिलिएटेड विद आईसिस रिपोर्ट किए गए हैं। तो यूएस की रिपोर्ट बोलती 66 इंडियन ओरिजिन के फाइटर्स हैं, तो मूवी में 30-32 हजार का क्लेम कौन से बेसिस पे किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे कुछ लीगल क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक लीगल क्वेश्चन तो यहां पे ये उठता है कि क्या राज्य की सरकार किसी पर्टिकुलर फिल्म को राज्य में स्क्रीन होने से रोक सकता है। तो देखिए, एक ऐसी फिल्म जिसको सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा क्लियरेंस मिल चुका है उसको राज्य की सरकार स्क्रीनिंग से नहीं रोक सकती। मैं आपको लेके जाता हूं सन 2011 में एक फिल्म आई थी आरक्षण नाम से, प्रकाश झा की फिल्म थी। इस पर्टिकुलर फिल्म आरक्षण को उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार ने बैन कर दिया। उनका यह बोलना था कि इंपॉर्टेंट डिविजिव सोशल इश्यू उठाती है फिल्म आरक्षण, इसलिए यूपी में हम इसको नहीं चलने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन किसी पर्टिकुलर फिल्म को रेटिंग दे चुका है तो उसके बाद राज्य की सरकार की ताकत नहीं है उस पर्टिकुलर फिल्म को स्क्रीन होने से रोकना। तो टेक्निकली सीबीएफसी ने यहां पे अप्रूवल दे दिया है, किसको, केरला स्टोरी को। तो केरला की राज्य की सरकार केरला के अंदर भी इस पर्टिकुलर मूवी को बैन नहीं कर सकता। मतलब कोई भी राज्य की सरकार इस पर्टिकुलर मूवी को बैन नहीं कर सकती, केवल केंद्र की सरकार कर सकती। एक तो ये इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट बताता हूं। यहां पे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर फिल्म को लाइसेंस कैसे दे दिया। देखिए, अगर आप देखो तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 उसका सेक्शन 5B, तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 5B के अंदर अगर गाइडलाइंस का वायलेशन है तो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए सीबीएफसी उस पर्टिकुलर फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से मना कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सरकार ने साफ साफ बोला है कि सीबीएफसी बैन नहीं लगा सकता एक पर्टिकुलर मूवी के ऊपर। जी हां, अगर हम 2022 के मार्च महीने में जाएं तो जो यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर बोला कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास किसी पर्टिकुलर फिल्म के ऊपर बैन लगाने का अधिकार नहीं है। पब्लिक एग्जीबिशन के लिए सर्टिफिकेशन देने से रोक सकता है सीबीएफसी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन करके जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी उसको सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया सीबीएफसी ने। 2023 की न्यूज है। फिर अगर आप देखो तो 2017 में तूफान सिंह करके एक मूवी आई थी, वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स में जो तूफान सिंह नाम का मेंबर था उसको लेके मूवी थी। सीबीएफसी ने इसको यहां पे परमिशन नहीं दी, मतलब सर्टिफिकेशन नहीं दिया। फिर एंथम फॉर कश्मीर करके एक मूवी आई थी जो कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस की बात करता था, इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला। तो जब इन मूवीज को सर्टिफिकेशन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएफसी ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। बैन लगाने की ताकत सीबीएफसी के पास नहीं है। नेशन वाइड किसी पर्टिकुलर मूवी के ऊपर अगर बैन लगाना है तो ताकत केवल केंद्र की सरकार के पास है। तो मान लीजिए सीबीएफसी ने किसी पर्टिकुलर मूवी को सर्टिफिकेशन नहीं दिया और केंद्र की सरकार ने उसके ऊपर बैन नहीं लगाया है, तो भी राज्य की सरकार उसको अपनी अपनी स्टेट लिमिट में एग्जिबिट कर सकती है। चूंकि एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इज अ स्टेट सब्जेक्ट और राज्य की सरकारों को ताकत है कि फिल्म के रिस्पेक्ट में वो लाइसेंसेस दे सकते हैं। तो समझिए, बहुत ट्रिकी टॉपिक है दोस्तों। अगर किसी पर्टिकुलर फिल्म को पब्लिक एग्जीबिशन में लेके आना है पैन इंडिया बेसिस पे, तो सीबीएफसी उसको एक सर्टिफिकेशन देगा। अगर सीबीएफसी उसको एक सर्टिफिकेशन देने से मना कर देता है और मूवी बहुत सेंसिटिव है, तो केंद्र की सरकार उसको पैन इंडिया व्यूइंग के लिए रिजेक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है। सीबीएफसी के सर्टिफिकेशन के बाद भी केंद्र की सरकार बैन कर सकती है, लेकिन अगर एक बार सीबीएफसी ने सर्टिफिकेशन दे दिया तो राज्य की सरकार उसका पब्लिक एग्जीबिशन नहीं रोक पाएगी। तो केरला स्टोरी रिलीज होगी, केरला की सरकार केरला के अंदर भी कुछ नहीं कर सकती। उसके साथ मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मूवी को सर्टिफिकेशन देने से मना कर देती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और केंद्र की सरकार उसको बैन नहीं करती है, तो राज्य की सरकार के पास ताकत है कि उस इंडिविजुअल मूवी को अपने राज्य के ज्योग्राफिकल इलाके में राज्य की सरकार चलवा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आई होप आपको यहां पे लीगल लूप होल समझ में आए।
रही बात केरला स्टोरी मूवी की, तो आज रिलीज हुई। ऑब्वियसली बात, उसका एजेंडा क्लियर है मूवी का। उसमें जो मैसेज जा रहा है वो पर्टिकुलर मैसेज भी बिल्कुल क्लियर है। ये एक्टिविटीज नो डाउट हुई हैं पहले। कन्वर्जन, लोगों का ब्रेन वॉश करना और उनको लड़ने के लिए अफगानिस्तान में लेके जाना, ये हुआ है। अब किस अमाउंट में वहां पे गए हैं, किस अमाउंट में कन्वर्जन हुआ है, इसका देखिए क्वांटिफिकेशन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई स्टैटिस्टिकल डाटा तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड या कलेक्टेड कोई फिगर तो है नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, केरला की सरकार इन बातों को डिनाई करेगी। डिनाई करने का ऑब्वियस रीजन है, केरला के अंदर या तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ पिनराई विजयन, या तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। तो अगर ये कुछ हुआ है केरला के अंदर, तो इन्हीं दोनों सरकारों के अंदर हुआ होगा। तो कभी भी ये दोनों सरकारें ऐसा कुछ हुआ है इसको मानने से मना करेंगी। बहरहाल इस डिविजिव इशू को एक मैच्योरिटी के साथ देखने की जरूरत है। लेट्स सी इसमें आगे क्या अपडेट्स निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स देखी जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। ग्रेट डिफरेंस।